आज हम जातिगत आरक्षण को शुरू से समझेंगे, यानी कि इतिहास और डेटा दोनों के साथ में। हम देखेंगे कि ये शुरू कैसे हुआ है, हर बड़े मोड़ पर क्या आंकड़े हैं और फैसले आए हैं, और आज ये मुद्दे कहाँ खड़े हैं। दोनों पक्षों की बात के साथ में और सरकार के रूप के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं द इंडियन साइन। इसकी जड़ें सदियों पुरानी असमानता से है। भारत में कुछ जाति व्यवस्था हजारों साल पुरानी है, इसलिए इसकी कुछ जातियों को शिक्षा, जमीन, मंदिर में प्रवेश से वंचित रखा गया था। इन्हें अछूत कहा जाता था। 19वीं-20वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिराव फूले, कोल्हापुर के साहू जी महाराज और सबसे अहम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद महार जाति से आते थे और इन्हें बचपन में स्कूल में अलग बैठाया जाता था। यही अनुभव आगे चलकर संविधान के आरक्षण का नींव बना। 1950 में संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी। शुरू में ये केवल 10 साल के लिए आया था, ये मानते हुए कि इतने समय में सदियों का भेदभाव का भरपाई हो जाएगा, लेकिन डेटा कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। हर 10 साल पर संसदों ने पाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति अब भी सामान्य वर्ग से काफी पीछे है। हर बार आरक्षण को आगे बढ़ाया गया है, आज तक ये सिलसिला जारी है। 1990 में मंडल कमीशन ने सर्वे करके बताया है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है, जो कि शिक्षा और नौकरी में पीछे हैं। 1990 में इसकी सिफारिश लागू हुई और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। इसके बाद देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर मंडल विरोध आंदोलन चले, पर 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया। साथ ही ये सीमा भी तय किया गया कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 2019 में सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जोड़ा गया। पहली बार जाति नहीं, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण, इसे कुल आरक्षण का करीब 59.5% पर पहुंच गया था, यानी 50% की सीमा व्यवहारिक रूप से पार हो गई थी। चलिए समझते हैं कि समर्थक क्या कहते हैं। समर्थक का कहना है कि डेटा आज भी असमानता दिखाती है। बिहार के जाति सर्वे में सामने आया है कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर आबादी का करीब 63% हिस्सा, तेलंगाना में ये आंकड़े लगभग 65% रहा है, यानी कि एक बड़ी आबादी भी खुद को पिछड़ा मानती है। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के पीठ ने भी माना है कि व्यवस्थागत भेदभाव की वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर कुछ जातियां आज तक ऊपर नहीं उठ पाई है। जैसे कि मध्य प्रदेश में 25 जातियां ऐसे हैं और इसमें से सिर्फ 9 जातियां अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है और उन्हें बीच में तरक्की असमान रही है। इसकी वजह से कोर्ट ने राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्ग यानी कि कोटे के भीतर कोटा बनाने का अधिकार दिया है, ताकि सबसे पिछड़े उप जातियां तक असली फायदा पहुंच सके। समर्थकों के लिए यह फैसला सबूत है कि 75 साल बाद भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। विरोधियों का कहना है कि वही अगस्त 2024 के फैसले उनकी बात और साबित करती है कि उस फैसले में जज BR गवाई ने कहा है कि SC/ST वर्ग में सभी क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न परिवार की पहचान करके उनका आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। यानी कि अदालत ने खुद स्वीकार किया है कि आरक्षण का फायदा अक्सर उसी वर्ग के बेहतर स्थिति वाले परिवार तक सीमित रह जाता है। इस फैसले के लागू करने के लिए संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जो फरवरी 2026 में विचाराधीन थी। आलोचकों का कहना है कि जब कुल आरक्षण का करीब 60% तक पहुंच गया है तो सामान्य वर्ग के लिए मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। हालांकि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ हासिल कर ले तो उसे सामान्य सीट पर ही गिना जाएगा, यानी कि दोहरा फायदा हो गया है। पर आलोचकों का कहना है कि जो व्यवस्था 10 साल के लिए शुरू हुआ था वो आज 75 साल तक कैसे चल रहा है। तो ये समझते हैं कि सरकार का आधिकारिक रुख क्या है। सरकार का ढांचा बना रहेगा, बस उसे डेटा से और मजबूत किया जाएगा। उसी सोच के तहत मोदी सरकार ने आने वाले जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, ताकि हर जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सटीक डेटा मिल सके। अगस्त 2024 के उप वर्गीकरण फैसले में केंद्र सरकार ने अदालत में यह विचार का समर्थन किया है कि राज्य को
SC/ST के भीतर उप श्रेणियां बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में सरकार का रुख यह रहा है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं समुदाय तक सीमित रहेगा जिनके लिए संविधान में इसकी परिकल्पना हुई थी, यानी कि धर्म बदलने पर आरक्षण का दर्जा खत्म हो जाएगा। जून 2025 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने प्रशासनिक स्टाफ के लिए SC/ST एक्ट को 22.5% कोटा लागू किया है, जो दिखाता है कि न्यायपालिका और सरकार दोनों मौजूद ढांचे को जारी रखने के पक्ष में, बस उसे बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। चलिए हम पूरे टाइमलाइन को समझते हैं। 1950 में 10 साल का वादा, 1990 का मंडल कमीशन, 2019 का EWS और 2024-26 का ताज़ा अदालती फैसला। तो एक बात साफ है, ये मुद्दे हर दशक में एक नया मोड़ ले लेता है, कभी खत्म नहीं हुआ है। समर्थकों के पास में डेटा है, असमानता अभी बाकी है। विरोधियों के पास में डेटा की क्रीमी लेयर और मेरिट पर सवाल जायज है, और सरकार के बीच का रास्ता अपनाकर डेटा आधारित सुधार की कोशिश में लगी है। आने वाली जातिगत जनगणना शायद इस बहस को अलग मोड़ दे देगा। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।